अपनी स्क्रीन पर पहले सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजों की फोटो देखिए और फिर इन दो जजों की फोटो देखिए। अब क्रमशः पहले इस खबर की हेडलाइन को पढ़िए। जजों की पीठ बदलने से यानी जज बदल देने से कानून नहीं बदलता, कानून एक रहता है। अब इस हेडलाइन को पढ़िए कि मुकदमे की सुनवाई में देरी जमानत मिलने का ट्रम्प कार्ड नहीं है। और अब इस हेडलाइन को पढ़िए कि अपराध चाहे जितना गंभीर हो, सुनवाई त्वरित होनी चाहिए वरना जमानत मिलनी चाहिए, अन्यथा हिरासत सजा बन जाती है। लगे हाथ आपने देख लिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जो तर्क देता है, मंगलवार को जज बदलने के बाद दूसरे मामले में वही सुप्रीम कोर्ट 360 डिग्री पलटी मार जाता है। और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के दो जज कहते हैं कि जज बदलने से कानून नहीं बदलता, जबकि यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जज बदले और कानून बदलता हुआ नजर आने लगा। ये मामला एकदम विश्वगुरु टाइप का है। समझ नहीं आ रहा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत किस हद तक अपना छीछा लेदर करवा लेना चाहती है, किस हद तक ये लोग भारतीय लोकतंत्र को तमाशा बना देना चाहते हैं और किस हद तक सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान अपनी गरिमा को मटियामेट कर देना चाहती है। वैसे संवैधानिक संस्था से याद आया, हमारे देश में एक तो केंचुआ भी है और इस केंचुआ ने नए लेवल पर जाकर हद पार किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। अब केंचुआ के ज्ञानेश कुमार अमर्त्य सेन से कह रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, ये साबित करिए, यानी कागज दिखाइए, सबूतवा लाइए। है ना एकदम विश्वगुरु टाइप मामला। अच्छा एक बात बताइए, आप यदि काम में गलती करते हैं तो सजा मिलती है कि नहीं? छोटी बड़ी जो भी है, डांट फटकार कुछ भी मिलती है कि नहीं? लेकिन जनता के पैसे पर जिंदगी की मौज उड़ाने वाले जजों को काम में गलती करने पर सजा नहीं मिल सकती। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और तो और प्रोफेसर महमूदाबाद को चीफ जस्टिस ज्ञान दे रहे हैं कि देखिए, सरकार यदि उदारता दिखा रही है आपके मामले में तो आपको भी जिम्मेदार होना होगा। ये महमूदाबाद का केस तो आपको याद ही होगा। चीफ जस्टिस साहब को इस मामले में सरकार उदार नजर आने लगी है और प्रोफेसर महमूदाबाद गैर जिम्मेदार नजर आने लगे हैं। और ये सब कुछ नजर आ रहा है किसे? उन्हें ही, जो भाजपाई मुख्यमंत्री के बुलावे पर जजों का झुंड बटोर के हलवा पूड़ी खाने चले जाते हैं। इस वीडियो के सभी मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर देखिए। कुछ और विशेष घटनाएं हुई हैं, उन पर भी तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछली ही वीडियो में हमने देखा था कि कैसे विचारधारा और राजनीतिक प्रतिद्वंदता को छुट्टी पर भेजते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। हालांकि बाद में यह भी पता चला कि इस गठबंधन को छीछा लेदर के बाद, सवाल उठने के बाद तोड़ दिया गया। और अब देखिए, उसी महाराष्ट्र में बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लिया। ये भी खबर चल रही है ना एकदम नॉन बायोलॉजिकल केस। तो बजाइए ताली, यही तो है अमृतकाल। और बोलिए थैंक यू फलानी जी। क्या आपने कभी सोचा था कि आग और पानी इस तरह से मिलकर शरबत बनाएंगे? उधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वोटर लिस्ट में विदेशियों का नाम न हो, यह सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और SIR कोई NRC नहीं है। और तो और पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से इसको लेकर बयानबाजी कर रही हैं, उसे लेकर हम चिंतित हैं। हमें अपने शक्तियां प्रयोग करने से कोई रोक नहीं सकता। हम कारण बताकर जब चाहें अपने निर्णय बदल सकते हैं, कारण बताकर। हालांकि केंचुआ कितना कारण बता रहा है ये आप सबको पता है। इनका कहना है कि हमारे पूरे संविधान में जब लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है तो इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित बनाना था। यानी एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे संविधान नागरिक केंद्रित होगा, और दूसरी तरफ लोगों से कह रहा है कि आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। जबकि ये काम उनका है, चुनाव आयोग का है, कि वो साबित करे कि फला आदमी भारत का नागरिक नहीं है। सबूत दिखाना उसका काम है। यानी अपनी जिम्मेदारी देश के नागरिकों पर डाल दिया है। और तो और इस बार तो इन लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से पूछा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं, ये साबित करिए। अब बताइए कितना अमृतकाल चाहिए आपको, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ भी कैसे कैसे विद्वान हैं। उन्हीं से केंचुआ नोटिस जारी करके कह रहा है कि आइए सबूतवा दीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ केंचुआ सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि विदेशी लोगों को भारत की लिस्ट से बाहर करना हमारी जिम्मेदारी है। जबकि केंचुआ आज तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि बिहार में कितने घुसपैठिया मिले और जितना हवा बनाया गया था वो सारी हवा कहाँ निकल गई। बहरहाल वो अमृतकाल ही क्या जिसमें अविश्वसनीय कार्य न हो।
केचुआ का रिकॉर्ड देख लिया, अब सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड देखिए। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को निहारिए। 2 दिन पहले हमने इस पर विस्तार से बात किया था कि कैसे उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इन 2 मिलाडों ने यानी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया ने कहा था कि मामला गंभीर है, UAPA का मुकदमा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सुनवाई में देरी हुई, इसलिए जमानत दे दीजिए। यानी जब उमर खालिद के वकील की तरफ से कहा गया कि मुकदमा आज तक शुरू नहीं हुआ हुजूर, और ये लोग 5 साल से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद है, तो इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया कि UAPA के मामले में मुकदमे की सुनवाई की देरी जमानत मिलने का ट्रम्प कार्ड नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत लंबे समय से जेल में बंद है, उनको सजा ऑलरेडी मिल रही है और मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ, यानी ये आधार नहीं हो सकता जमानत का। और तो और इन लोगों ने यह भी थोप दिया कि अगले 1 साल तक उमर खालिद और शरजील इमाम जमानत याचिका नहीं लगा सकते। एक दूसरी शर्त भी है, लेकिन उसके होने न होने का कोई विशेष मतलब नहीं है। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बताया था और यह भी बताया था कि कैसे ये दोनों मिलाड गुजरात से संबंधित हैं। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में जाके कायदे से देख लीजिए। हर तरफ चर्चा होने लगी है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट को ढेर सारी बेला त्रिवेदी मिल गई हैं। एक तो आपने ये देख लिया कि मुकदमे में देरी हो रही है तो इसी आधार पर जमानत नहीं मिल जाएगी। ये फैसला सोमवार का है, 5 जनवरी का। अब 6 जनवरी का फैसला देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे ने कह दिया कि अपराध की गंभीरता, यानी अपराध चाहे भले गंभीर हो मगर आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार मिलना चाहिए, यानी उसका मुकदमा तेजी से चलना चाहिए। और यदि ट्रायल शुरू ही नहीं हो रहा है, यानी मुकदमा शुरू होने में देरी हो रही है, तो फिर उसको हिरासत में रखना ठीक नहीं है, वो तो सजा बन जाएगी। यानी मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने उसको हिरासत में रख लिया, आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रख लिया, तब तो पहले ही सजा मिल गई, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। यानी उमर खालिद और शरजील इमाम के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कहते हैं कि मुकदमे में देरी की वजह से जमानत नहीं मिल जाएगी, और दूसरे दिन 2 दूसरे जज कहते हैं कि मुकदमा चाहे जितना गंभीर हो, आरोपी के संवैधानिक अधिकार छीने नहीं जा सकते। अगर मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ है तो जमानत मिलनी चाहिए, वरना ये हिरासत सजा बन जाएगी। यानी जज बदले और फैसला बदल गया, फैसले का आधार बदल गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जब मुकदमे में देरी की वजह से लगभग 5 या 5.5 साल की कैद को दरकिनार कर दिया गया, उस मामले में आरोपी मुस्लिम है, और जब लगभग 1 साल की 1.5 साल की ही हिरासत को बहुत लंबी हिरासत बताते हुए अपराध की गंभीरता को दरकिनार करके बेल दिया गया, तब आरोपी संभवतः हिंदू है। यानी नाम से कम मुस्लिम तो नजर नहीं आते। आरोपी का नाम है अरविंद धाम, जो कि एमटेक ऑटो के पूर्व प्रमोटर हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत में 2 संविधान 2 कानून चल रहा है? क्या आरोपी के मुसलमान होने पर दूसरा नियम लागू होता है और किसी अन्य धर्म का होने पर दूसरा नियम चलता है? अरविंद धाम जुलाई 2024 से हिरासत में है, तो लगभग 1.5 साल से कम की उनकी हिरासत है। ये सुप्रीम कोर्ट को सजा नजर आती है, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम 5-5 साल से जेल में बंद है, उससे भी ज्यादा समय हो गया, मगर उनकी ये लंबी हिरासत सुप्रीम कोर्ट को सजा नजर नहीं आती, बल्कि उनसे कह दिया जाता है कि अगले 1 साल तक तुम लोग और जेल में सड़ते रहो, हमारे पास भी मत आना, शकल मत दिखाना। यानी जब मुस्लिम युवाओं को जेल में सड़ाने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार भूल जाता है, और जब अरविंद धाम की बात आती है तो वही सुप्रीम कोर्ट जीवन के अधिकार को यानी संविधान के अनुच्छेद 21 को आगे रख देता है, और तब उसे याद आता है कि जमानत मिलनी ही चाहिए। यानी आरोपी गैर मुस्लिम है तो जेल अपवाद है, बेल नियम है, लेकिन यदि आरोपी मुस्लिम है तो बेल अपवाद है, जेल नियम बन जाता है। अब इस खबर को देखिए। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप को बड़ी छूट दिया था, इस पर भी हमने वीडियो किया था, पिछली वीडियो में इस पर भी चर्चा हुई थी। यहां सुनवाई करते हुए इन दोनों जजों ने कहा कि जजों की पीठ बदलने से, यानी जज बदलने से कानून नहीं बदल सकता, यानी कानून एक रहेगा चाहे कोई भी जज हो। मगर आप देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही कैसे 2 मामलों में 2 अलग अलग पीठों के 2 अलग अलग जजों के विचार, उनके तर्क और जमानत देने के आधार बिल्कुल बदल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए नॉन बायोलॉजिकल महाराज की जय हो, अमृतकाल जिंदाबाद। और इसी जिंदाबाद के साथ इस खबर को देख लीजिए। मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया, जिन पर भ्रष्टाचार और आबकारी अधिनियम से जुड़े मामलों में जमानत याचिकाओं पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा था। कहा गया था कि 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की जब्ती वाले कुछ मामलों में इन्होंने जमानत दी, जबकि ऐसे ही अन्य मामलों में उसी आधार पर जमानत को खारिज कर दिया।
और जब हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कराई तो इस न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया। यानी हाईकोर्ट को कुछ न कुछ तो गड़बड़ समझ में आया। यानी एक ही आधार पर कुछ मामलों में जमानत दी गई और कुछ में नहीं दी गई, खारिज कर दी गई। अब इसके पीछे किस चीज का प्रभाव रहा होगा या हो सकता है, हमको नहीं पता, हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, आप लोग खाली अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि 27 साल तक बेदाग सेवा देने वाले जज को बिना ड्यू प्रोसेस अपनाए हटाया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। अब जहां तक बात ड्यू प्रोसेस की है तो उसे अपनाया जाना चाहिए, चाहे कोई 27 साल की सेवा दिया हो चाहे 27 दिन की। मगर क्या यह तर्क ठीक है कि आदमी 27 साल तक ईमानदारी से काम करता रहा तो 28वें साल में बेईमानी नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट में गलती और भ्रष्टाचार को एक नहीं मान सकते और खबर की हेडलाइन बनी कि गलत फैसले पर जज को सजा नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए, 27 साल तक अगर किसी ने न्यायिक सेवा किया है तो भी क्या वो इतनी सामान्य गलती कर सकता है जिसे कोई भी पकड़ ले? और फिर हाई कोर्ट ने जो जांच किया, जो गलत पकाया गया, तो क्या हाई कोर्ट गलत था या फिर वो गलत हैं जज साहब जिनको सजा मिली? बहरहाल मसला बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ भी हो सकता है, अंदर की बात कौन जाने। लेकिन यदि जानबूझकर कोई गलत फैसला दे रहा है, किसी प्रभाव में आकर दे रहा है, तब भी उसको ये भरोसा होना कि वो कुछ भी करे उसको सजा नहीं मिलेगी, ये तो गलत को बढ़ावा देना जैसा है। अब जरा एक नज़र इधर दौड़ा लीजिए, प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले को याद करिए। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो आपको याद होगा किस तरीके से देश भर के नफरती चिंटू, भाजपाई नेता, गोदी मीडिया के लपड़झंडी सब मिलकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। इसके बाद सेना की तरफ से जिस महिला अधिकारी को आगे किया गया वो मुस्लिम कम्युनिटी से थी। तो इसी पर प्रोफेसर महमूदाबाद ने लिख दिया, सवाल कर दिया कि देश की हकीकत सबको पता है, इसे लेकर कैसे इनके खिलाफ एक्शन हुआ, भोरे भोरे इनको उठा लिया गया घर से, जांच शुरू हुई, न जाने क्या क्या हुआ। अब पता चला है कि राज्य ने यानी स्टेट ने अभी तक महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि अगर सरकार प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का फैसला करती है तो प्रोफेसर को भी अपनी टिप्पणियों में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि वो फैसला करे कि प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाना है या नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया कि चार्जशीट दाखिल है और अदालत ने अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया है क्योंकि मंजूरी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि सरकार उदारता दिखाकर मुकदमा नहीं चलाना चाहती है तो मामला बंद हो सकता है। लेकिन लगे हाथ कोर्ट ने प्रोफेसर को चेतावनी भी दे दी, सलाह भी दे दिया कि अगर राज्य इस मुकदमे को नहीं चलाना चाहता है यानी आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने का लाइसेंस मिल जाएगा, आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जिम्मेदार रहना होगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इस पोस्ट से आगे कोई भी आपराधिक बात नहीं बनती है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, यानी सबको पता है कि उस पोस्ट में कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो आखिर सरकार किस मुंह से मुकदमा चलाए। वैसे ही चारों तरफ छीछा लेदर हुआ पड़ा है, भारत से लेकर अमेरिका तक, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अमृत काल है भाई। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसों का मामला आपके सामने है। शिकायत करने वालों से अदालत नहीं पूछ रही है कि उस पोस्ट में ऐसा क्या लिखा है जो देश के खिलाफ है या फिर जो गलत है या झूठ है। उल्टे प्रोफेसर को नसीहत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार उदारता दिखाए तो आपको भी सावधान रहना होगा। अब आप जरा सोचिए कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं कर क्या रही हैं और जो कर रही हैं उससे उनकी साख मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है। लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर बढ़ेगा या टूटेगा। चुनाव आयोग करोड़ों वोटरों के नाम लिस्ट से हटा रहा है, जिंदा लोगों को मरा हुआ बताया जा रहा है, करोड़ों की संख्या में कह दिया जा रहा है कि ये लोग मौके पर मिले नहीं, यानी मौके पर नहीं मिले तो वो देश के नागरिक नहीं रहे। सवाल तो ये भी है कि मौके पर ढूंढने कोई गया भी या खाली कागज पर यूं ही लिख दिया गया कि मौके पर नहीं मिले। जहां तक मामला न्यायपालिका का है तो देख लीजिए कहानी कहां तक पहुंच गई है। सोमवार को आरोप बड़े होते हैं, आर्टिकल 21 छोटा हो जाता है, वहीं मंगलवार को आर्टिकल 21 बड़ा हो जाता है, आरोप छोटे हो जाते हैं। बाकी इस मामले में जो आरोपी के हिंदू मुस्लिम होने का केस है ना, इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और पिछले 11.5 साल में भारत में जो कुछ हुआ है, न्यायपालिका से लेकर तमाम संस्थाओं तक, उस पर अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।